Hello students, welcome to our channel Discovery and YCL. In this channel, we provide you the best coaching facility for JEE, NEET and CBSE board examinations. If you want to get connected with us, then subscribe our channel and press the notification button for latest updates. Today will be the last lecture on the concept of electrostatic potential, and today we will deal about how equipotential surfaces are important and how these surfaces possess some specific properties, as well as we will discuss about what will be the electrical potential due to a sphere and what will be the potential energy of a system of charges. So आज शुरू करने वाले हैं हम properties of an equipotential surface. So properties of equipotential surface. लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस होती हैं जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और ये सर्फेसेस यूजुअली एग्जिस्ट करती हैं किन्हीं पॉइंट चार्जेस के आसपास, और इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के आसपास भी ऐसी सर्फेसेस हो सकती हैं जहाँ पर पोटेंशियल्स सेम हो. तो स्टार्ट करेंगे हम एक पॉइंट चार्ज से. तो अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है स्टूडेंट्स, देन इफ़ यू ड्रॉ अ स्फेयर ऑफ सम स्पेसिफिक रेडियस, अगर आप आर रेडियस का एक स्फेयर इसके चारों ओर ड्रॉ कर लेते हैं, देन यू नो, या आप जानते हैं कि इस स्फेयर की सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज सेम फ्रॉम द चार्ज. तो अगर हम दो पॉइंट्स चूज करें P और Q, सो इट मीन्स अगर हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल Vp मिल रहा है और Q पॉइंट पे पोटेंशियल हमें Vq मिल रहा है, तो इस केस में Vp इज इक्वल टू Vq. So this is an equipotential surface. So this circumference itself represents a surface of constant energy or constant potential. So इस surface पे अगर आप किसी charge particle को छोड़ देते हैं, then there will be no work done because the charge particle will not experience any type of potential difference. अगर potential difference नहीं होगा, it means the charge particle moves but there is no modification in its energy. उसकी energy में कोई भी change नहीं आएगा, and according to work energy theorem there will be no work done. So as we know, equipotential surfaces have equal potential at every point, जो कि इसकी definition से हमें understood है. तो अब हम जो first property देखेंगे वो ये है, no work is done. No work is done in moving a charge over equipotential surface. आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो उसमें हमेशा क्या होगा, कोई भी वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और यहीं से हमें पता चलेगा कि सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टूडेंट्स नहीं हो सकता. आप सरफेस के अलोंग चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा है, और अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इट मीन्स द प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. आप देख सकते हैं P और Q पॉइंट्स के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट तो है, ये दैट स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग P एंड Q, बट स्टिल देयर इज नो वर्क. इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है चार्ज पार्टिकल के ऊपर. सो और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू QE, और F का जीरो होना ये गारंटी देता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि एक यूनिट चार्ज के साथ एसोसिएटेड है, जिसे हम पोटेंशियल भी कहते हैं, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम. सो नो वर्क इज डूइंग मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. द सेकेंड पॉइंट इज फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम फील्ड को देखें, तो अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्टूडेंट्स, तो फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E वेक्टर. और हम ये जानते हैं कि इस सरफेस पे हर जगह हमको पोटेंशियल V रखना है. तो अगर हम किसी जनरल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये एजम्पशन लेते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होने लगेगा, यू विल सी दैट देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है क्या, E cos थीटा, और E cos थीटा की वजह से इस सरफेस पे भी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा. सो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जनरल डायरेक्शन ली थी, सो देयर इज अ कंपोनेंट E cos थीटा एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमने देखा है, ऑब्जेक्ट की सरफेस के अलोंग भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्रोड्यूस हो जाएगा,
जो कि इसके चार्ज को वॉश आउट करना शुरू करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यही सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कोई भी सरफेस जो खुद एक सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, एटलीस्ट इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास इसके और इस चॉइस के अलावा यू डोंट हैव एनी अदर choices. This choice is not allowed, this choice is not allowed. So this justifies the second property, and now we will move to the third property, which will be about the nearness of equipotential surfaces. अब equipotential surfaces को मैं close लाना शुरू करता हूँ students. एक equipotential surface ये है जिसका potential V है, एक और equipotential surface ये है जिसका potential V plus delta V है. So there is a gap of delta R between them. So this is an equipotential surface. पूरी surface पे जो potential है वो V है और इस पूरी surface पे जो potential है that is V plus delta V. Then according to the potential gradient concept, E vector का magnitude जो है that must be equal to minus dV upon dr. और इस केस में हम ये देखते हैं कि हम ये जो डेल्टा V मैंने लिया है और डेल्टा R जो गैप लिया है that is not in the limit of delta R going to 0. So it means it can be written as the simple delta minus delta V upon delta R. ये तो एक स्पेशल केस है स्टूडेंट्स जो तब अलाउ होता है जब जो गैप दोनों सर्फेसेस का बीच का आप ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो की ओर जाना चाहिए, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू द डिफरेंशियल. तो इस केस में मैंने ये गैप को सफिशिएंटली लार्ज लिया है, इतना लार्ज है कि ये डिफरेंशियल ऑर्डर में नहीं आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज द रेशियो माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर. दैट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पोटेंशियल के डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, एज वेल एज वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दोनों इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, दो सर्फेसेस जो कि सेम पोटेंशियल, ये सर्फेस के सारे, ये सर्फेस का पूरा जो रीजन है ये सबके सब सेम पोटेंशियल पे हैं स्टूडेंट्स. सिमिलरली देयर इज अ सेकंड सर्फेस, इस सर्फेस के भी सारे जो सारा का सारा रीजन है वो सबका सब किस पे है, सेम पोटेंशियल पे है. इट मीन्स दैट इफ दीज सर्फेसेस कम क्लोजर देन दिस गैप विल रिड्यूस. डेल्टा V, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस तो है दोनों सर्फेसेस के बीच में, लेकिन अगर आप इस गैप को कम कर देते हैं देन डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर पाएंगे. सो इस तरीके से अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्लोजर होती हैं एक दूसरे के तो हम ये देखते हैं कि हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड देखने को मिलता है. सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड फिजिकली क्या हो रहा है, फिजिकली दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. व्हाट हैपेंस फिजिकली दैट यू आर चेंजिंग पोटेंशियल. आप इस सर्फेस से इस सर्फेस पे आने में पोटेंशियल को चेंज करते हैं, बट हाउ क्विकली यू आर चेंजिंग पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू द चेंज इन डिस्टेंस. डिस्टेंस के वेरी होने के साथ कितना ज़्यादा अमाउंट में आप पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, या कम से कम डिस्टेंस चल के आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी. एंड these were the properties of equipotential surfaces. Equipotential surface अगर स्टूडेंट्स मैं किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर खींचूं, so these surfaces which are concentric curves, concentric circles basically around the source charge are all equipotential surfaces. देखिए स्टूडेंट्स इसकी डिस्टेंस r1 हो गई से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल v1 है, तो इस पूरे सर्किल की जो स्फेयर है बेसिकली इट इज इन 3 डायमेंशंस. इस स्फेयर की सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो V1 है, सिमिलरली इस पे V2 हो गया स्टूडेंट्स, एंड दैट इज V3. सो व्हाट वी विल सी कि जब हम इस सरफेस से इस सरफेस पे आते हैं स्टूडेंट्स तो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है V2 माइनस V3, एंड सिमिलरली इस सरफेस से इस सरफेस पे आते हैं देन यू विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस V3 माइनस. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच वी आर गेटिंग. लेकिन आप ये देखते हैं कि अगर ये सरफेस, ये सर्किल थोड़ा सा इसके क्लोज आ जाए तो दोनों के बीच में जो गैप है दैट गैप इज ऑल्सो हाउ मच. जैसे अगर इन दोनों के बीच में गैप देखें तो दैट इज R2 माइनस R1, और इन दोनों के बीच में अगर गैप देखें तो दैट विल बी R3 माइनस R2. सो द स्मॉलर द गैप इज यू विल गेट अ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरीके से जितना कम आपके पास गैप होता है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो डायरेक्टली ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी तेजी से आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और स्पेस. सो इट मीन्स it is representing more and more energy modification in the charge which is moving in the electric field.
कितनी क्विकली चार्ज की एनर्जी जो है वो मॉडिफाई हो रही है डिस्टेंस के साथ, वो डिसाइड करेगा कि वहां पे फील्ड का इन्फ्लुएंस कितना है, और वही डिसाइड करेगा कि फोर्स कितना महसूस करेगा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में। नाउ we will move to the next concept, which is known as the electrostatic potential energy of the system, electrostatic potential energy। जैसा कि इस पोटेंशियल सीरीज की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, when there are two charges, जब भी हम बात करते हैं दो चार्जेस की, तो दो चार्जेस के बीच में एक इंटरैक्शन है स्टूडेंट्स, जो कि रिपल्सिव हो सकता है एज वेल एज अट्रैक्टिव हो सकता है। बट दैट थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो इन चार्जेस के बीच में क्या प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर सकता है, क्या प्रॉपर्टीज इससे चार्जेस में आ सकती हैं। सो पहले मैं दो चार्जेस को लेता हूं जिनको मैंने इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखा हुआ है। अब इन दोनों चार्जेस को मैं क्लोज लाना शुरू करता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं इनको क्लोज लाऊंगा तो आइदर दिस विल बी एन अट्रैक्टिव सिस्टम और रिपल्सिव सिस्टम। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं दोनों चार्जेस को क्लोज लाता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में देयर विल बी सम इंटरैक्शन विच इज जनरेटेड। दिस इंटरैक्शन कैन बी आइदर रिपल्सिव और आइदर इट कैन बी अट्रैक्टिव। अगर ये इंटरैक्शन अट्रैक्टिव नेचर का है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, केवल इनफाइनाइट पे किसी एक चार्ज को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली दोनों चार्ज एक दूसरे की ओर को अट्रैक्ट होते हुए आएंगे। इट मींस इन दिस केस द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी निगेटिव और इट विल रिप्रेजेंट एन अट्रैक्टिव एनर्जी। सिस्टम खुद वर्क करेगा, सिस्टम के दोनों चार्जेस खुद ब खुद एक दूसरे के क्लोज आएंगे। एंड सिमिलरली इफ दिस इज एन रिपल्सिव सिस्टम, अगर ये रिपल्सिव सिस्टम है तो इन चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज लाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेटल करने में हमको खुद वर्क करना पड़ेगा, और हम जब वर्क करते हैं सिस्टम के अंदर तो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, and that will represent an addition of energy. That's why the energy of a repulsive system is always positive, because you have arranged that system to a particular separation. आपने उस सिस्टम को अरेंज किया है वहां पर लाके, अदरवाइज दे विल रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को तब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक उनके बीच का इंटरैक्शन जीरो ना हो जाए, रिपल्सन जीरो ना हो जाए। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक जनरल चार्ज Q से Q1, और इन्फिनिटी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक दूसरे चार्ज Q2 को, जिसे मैंने इस पॉइंट P पे लाके सेटल करना है। आप ये देखते हैं कि दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं Q2। सो इट मींस दैट कि इस सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन से इनकी प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए आई हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, वही सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये डिस्टेंस को स्टूडेंट्स में R कह रहा हूं, एंड देन व्हाट आई विल डू कि मैं अभी इस चार्ज Q2 को एक जनरल पॉइंट Q पे रखता हूं, जिसकी पोजीशन जो है वो Q1 चार्ज से दैट इज x, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और आप इस डायरेक्शन में एक डिफरेंशियल ऑर्डर का डिस्प्लेसमेंट देंगे। एग्जैक्टली वही मैथमेटिक्स जो आपने पोटेंशियल के लिए डेवलप की है वही हम यहां पर करने वाले हैं। बस सवाल केवल इतना है कि इस बार जो दूसरा चार्ज आप लेके आ रहे हैं दैट कैन बी एनी रैंडम चार्ज। इससे पहले वाले केस में जब हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे, हम एक ऐसे चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे जो कि एनर्जी या फील्ड में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। वो इतना ज्यादा स्मॉल है कि वो इसके ओरिजिनल इन्फ्लुएंस को, सोर्स चार्ज के ओरिजिनल इन्फ्लुएंस को मॉडिफाई नहीं करता है, या उसमें जो कंट्रीब्यूशन करता है इट कैन बी इजीली इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। लेकिन यहां पर जो चार्ज Q2 हम लेके आ रहे हैं दैट इज सफिशिएंटली लार्ज। इट मींस दैट द कॉम्बिनेशन itself is significant. So Q1 is producing a significant electric field, Q2 is also producing a significant electric field. So it means that they are actually repelling each other, and if you want to arrange them at a particular distance, you have to do some work against that repulsion. So I'll do it. Obviously there is an angle of 180 degree. तो जो वर्क हम करेंगे स्टूडेंट्स वो सीधे सीधे बिल्कुल सेम मेथड के थ्रू इट कैन बी रिटन एज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R F dx F डॉट dx, और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं F dx cos 180 डिग्री, दोनों के बीच में रिलेटिव एंगल है। सो आई कैन राइट इट एज इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, जो कि F की वैल्यू है, और पीछे dx और एक नेगेटिव साइन जो कि cos 180, इस एक्सपेंशन को जब हम करेंगे F dx cos 180 आएगा, उस 180 cos 180 से हमको एक -1 का फैक्टर मिलेगा। नाउ आई हैव टू डू दैट इंटीग्रेशन, आई विल परफॉर्म दैट इंटीग्रेशन। तो आप ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x इनवर्स dx। ओके, और
x raised to the power minus 2 dx basically. So this x square comes in the numerator and from infinity to r, and this thing can now be written as q into x raised to the power minus 2 by the same rule, x raised to the power minus 1 over minus 1, a negative sign, and running from infinity to r. And now what we can do, that this negative sign is suppressing this negative 1, and we are getting 1 over 4 pi epsilon naught q 1 over x running from infinity to r, and now q over 4 pi epsilon naught into 1 upon r minus 1 upon infinity. We have just put the upper and lower limits, and in that particular case we are left with 1 upon 4 pi epsilon naught, that was q1. And what you can see is that there is a term of q2 missing. Why it misses? It will miss if we are talking about a unit charge, but in that particular case we have bought a random charge from infinity. So it means the force cannot be written as simply as 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square. We have to bring that q2 also. So what I will do, the same derivation what you can see, q1 into q2, that will be the general formula. Okay, so it means the product here will be written as q1 q2. This is something extremely interesting, that if you talk about a potential, the influence of the second term can be ignored. It is extremely small. And now I will place a q2 over here. So this is something which brings beauty in physics, that the second term itself, which was easily ignorable in the calculation of potential because it was not modifying the system, or it was not modifying the electric field of the system, is now automatically incorporated. Now you have to consider the Coulomb's law between two general charges. The second charge is not a unit charge. Okay, so I will introduce a factor of q2 over here, and quite cleverly I can simply write the final expression for potential energy as just placing a q2 over here. So this beauty comes, which is the work done in bringing a charge from infinity, a charge which was q2 from infinity to a particular point against the repulsion of charge q1. So यही वर्क जो होता है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड आई कैन राइट द एनर्जी 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r. So that is representing the energy of a configuration. ये एक टू चार्ज सिस्टम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर ये टू चार्ज सिस्टम अट्रैक्टिव है, देन हाउ मच एनर्जी दिस सिस्टम हैज स्पेंट. इस सिस्टम ने कितनी एनर्जी खर्च की है प्रेजेंट अट्रैक्ट होकर अपने प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए. एंड सिमिलरली in this case, how much energy we have spent, or how much work we have done in bringing those charges from infinite separation to their present condition. इस सिचुएशन में हमने कितना वर्क किया चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से प्रेजेंट सिचुएशन तक लाने के लिए. सो व्हाट यू कैन सी, दिस ब्यूटी, दिस Q2 विच अकर्स, ऑटोमेटिकली Q2 आता है. और पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स जो आप देखते हैं वहां पर आप एक स्मॉल चार्ज को लाते हैं, इतना कम कि आप केवल Q1 का इंफ्लुएंस चेक कर पाए ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे. एंड नाउ यू आर चेकिंग व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इन एनर्जी व्हेन यू आर ब्रिंगिंग टू रैंडम चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट कंडीशन. ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर. सो दैट इज एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे जितने चार्जेस स्टूडेंट्स आपके पास सिस्टम में होंगे, सपोज कीजिए Q1 Q2 Q3, आपके पास तीन चार्जेस हैं, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज U इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over the mutual distance between them plus a combination with Q2 Q3 and also a combination with Q3 and Q1 with the corresponding distances between them. So that brings the expression. Now we will move further to a final concept, the final topic of that lecture, that is electrostatic shielding. Electrostatic shielding students से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग वर्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना. सो देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे काम करती है. एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम
द कंसेप्ट बैक जो कि मैंने आपको गॉस थ्योरम में बताया था, व्हाट विल बी द फील्ड इनसाइड अ होलो स्फीयर। अगर हमारे पास कोई मेटेलिक स्फीयर हो और वो अंदर से खोखला है, खाली है, सो उसके अंदर किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेट्स डिस्कस इट स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास कोई स्फीयर था स्टूडेंट्स, जिसकी सरफेस पे जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है सपोज कीजिए कि Q, और इसके अंदर आपने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ले लिया जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है। तो ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस हो गई, जिससे निकलने वाला हमको फ्लक्स पता करना है। तो दैट इज गॉसियन सरफेस, और इसी से ही मैं आपको पोटेंशियल के कंसेप्ट तक ले जाऊंगा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस से कुछ इस तरीके से होगी। ऑल सारे के सारे जो रेडियस हैं स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा रीजन मैं ले लेता हूं, तो उसका एरिया जो ds वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हर रेडियस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, देखिए आप देख सकते हैं, तो ये सेम हो गया। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन सेम है, तो जो जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स का, इट कम्स आउट टू बी EDS cos 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इट कम्स आउट टू बी EDS ओनली। cos 0 की वैल्यू मैंने 1 फीड कर दी है, एंड आई विल ऑल्सो पुट अ इंटीग्रेशन साइन ओवर हियर, एक इंटीग्रेशन का साइन मैं लगा देता हूं, क्योंकि ये जो फ्लक्स आपको मिला है स्टूडेंट्स EDS, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस सेक्शन। इस सेक्शन से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको मेजर कर रहा है। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे देन ऑब्वियसली यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। बट द ब्यूटी इज चार्ज इनक्लोज। लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी चार्ज है स्टूडेंट्स वो बाहर है इसके, और गॉस थ्योरम जो है वो स्टूडेंट्स वो केवल इनक्लोज चार्ज के लिए ट्रू होती है, केवल उस चार्ज के लिए ट्रू होती है जो कि हमारा सरफेस के क्लोज सरफेस के अंदर लाई करता है। सो चार्ज इनक्लोज Q विल बी इक्वल टू 0, सो इट मीन्स दैट जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन दैट विल 0, और जब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल रखते हैं देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स इनसाइड अ होलो स्फीयर यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सरफेस पर, सरफेस के बाहर फील्ड लाइंस हैं, सरफेस के अंदर कुछ नहीं है, ओके सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। यह आपको जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है इफ यू आर लकी इनफ। देन जब भी थंडरस्टॉर्म पड़ती है स्टूडेंट्स, बिजली जब भी गिरती है, तब अगर आप किसी कार के अंदर हैं एंड यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द सीट विदाउट टचिंग एनी मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द कार, देन यू विल नेवर एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ electrical shock due to that thunderstorm, even if the thunderstorm hits the car। अगर बिजली सीधे कार के ऊपर भी गिरे उस पर्टिकुलर केस में भी आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिकल शॉक एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिकॉज द कार इटसेल्फ इज एक्टिंग लाइक अ होलो कंडक्टर। आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, दैट इज एन इंसुलेटर, और अगर आप किसी भी मेटेलिक पार्ट को, इसका मतलब कार की जो बॉडी है उसको अगर आप टच नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में यू विल नेवर एक्सपीरियंस अ फील्ड। फेराडे ने इसको चेक करने के लिए वो खुद एक मेटेलिक स्फीयर के अंदर एक इंसुलेटिंग चेयर लगा के बैठ गया था, एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग, समवन स्टार्टेड गिविंग पोटेंशियल, गिविंग मोर एंड मोर चार्ज टू द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। वो चार्ज इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आसपास की एयर आयनाइज होने लगी एंड द स्फीयर स्टार्टेड स्पार्किंग, उसमें से स्पार्क्स निकलने लगे। बट स्टिल फेराडे डिडंट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसे कोई भी फील्ड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एंड इट गारंटीज एंड इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ गॉस थ्योरम, हाउ मच पीपल बिलीव ऑन मैथमेटिक्स। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. What you have, the results which you have drawn from some mathematical formula can be interpreted in real life. Real life में कैसे लोग उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, that is itself a challenge. So that is something which we call electrostatic shielding, and now I will move to the concept of what will be the potential inside a sphere. तो आप ये जानते हैं कि स्फीयर के अंदर अगर आपको पोटेंशियल फील्ड आपको 0 मिल रहा है, तो अगर आप स्फीयर के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स चूज कर लें P एंड Q, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होना चाहिए,
P और Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल्स हैं दे मस्ट बी सेम, Vp शुड बी इक्वल टू Vq, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ये गारंटी दे रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डेल्टा V है, इट मीन्स जो Vp माइनस Vq है दैट टर्म इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो सेम होगा, लेकिन कितना होगा दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड आई विल एंड अप दिस लेक्चर बाय कैलकुलेटिंग दैट पोटेंशियल, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट विल बी कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो अब हम लास्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि स्फीयर की अंदर जो पोटेंशियल है स्टूडेंट्स वो हमको क्या मिलता है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द फील्ड इज जीरो एंड अ जीरो फील्ड इज गारंटीइंग दैट द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ होलो स्फीयर शुड बी सेम। लेकिन कितना होना चाहिए वो पोटेंशियल, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये कोई स्फीयर है और इस पे जो है चार्ज स्टूडेंट्स Q है एंड इट्स रेडियस इज R एंड दिस इज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जहां पर आपको इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पता करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी या टेस्ट चार्ज, आपको इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है, ये स्फीयर जो है बाहर के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से देखने पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह है, बिल्कुल इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो इट्स शेप इज इररेलेवेंट व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे। सो इफ द डिस्टेंस इज R, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको स्टूडेंट्स मिल रहा है EP, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 pi epsilon naught, that can be written as EP can be written as in form of minus dV upon dr. So I will write the general formula जो हमने सीखा है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, that will be EP is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, and I will write a capital Q because I have taken a charge capital Q over here, तो मैं यहाँ पे capital Q लिख देता हूँ students, and now what we will get, that is the electric field. So अगर किसी भी पॉइंट पे आप स्फीयर की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे हैं जो कि स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पे है स्टूडेंट्स, और यहाँ से सेम सिनेरियो, फोर्स रिपल्सिव टेस्ट चार्ज पे इतना लग रहा है और इस डायरेक्शन में आपने एक डिस्प्लेसमेंट दिया, म्यूचुअल एंगल इज 180 डिग्री, बिल्कुल सेम मैथमेटिक्स में फॉलो करने वाला हूँ जो कि अभी तक हमने डेवलप की है। एंड नाउ आई विल मूव टू द कंसेप्ट ऑफ हाउ मच वर्क इज डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू। सबसे पहले हम कहां तक लाएंगे स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि मुझे इस पॉइंट तक लाना है जो कि कितनी डिस्टेंस और ट्रैवल है, सपोज कीजिए कि R1 डिस्टेंस अंदर और लाना है मैंने। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, अंदर आप जानते हैं कि कोई फील्ड नहीं है, तो अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप छोड़ेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। केवल उसी को देखते हैं व्हाट हैपन्स, उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब जो वर्क आप करेंगे वो चार्ज को केवल इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक लाने में ही करना पड़ेगा, उसके अंदर लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अंदर किसी तरीके का कोई फील्ड कोई फोर्स है ही नहीं, तो W इज इक्वल टू F.S वहां पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। सो द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, केवल इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक ही लाने में आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो अगर मैं किसी चार्ज को स्टूडेंट्स इन्फिनिटी से शुरू कर रहा हूं और उसको मैं किसी हॉलो स्फीयर के अंदर रखना चाहता हूं, उसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से हम R1 डिस्टेंस पे चार्ज को रखना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि वी डोंट नीड टू डू एनी वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम द सर्फेस टू द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। बाहर से अंदर लाने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, जितना भी वर्क आपने किया है वो इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक लाने में करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो फील्ड या फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ओके, एंड इट गारंटीज दैट देयर विल बी अ कांस्टेंट पोटेंशियल। अब वो कांस्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, वो पोटेंशियल एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना आपने इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में वर्क किया, डिवाइडेड बाय Q0। इसका मतलब जितना सरफेस पे पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, उतना ही पोटेंशियल क्या होने लगेगा, अंदर होगा, और वो सभी पॉइंट्स पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो आई कैन राइट W इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और एक नेगेटिव साइन में रख देता हूं जो कि सेम मैथमेटिक्स से आएगा स्टूडेंट F.dx
और एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल में ले रहा हूं। तो मैं इन्फिनिटी से लेके, जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था पी पॉइंट पे, अब मैंने क्या किया है, पी पॉइंट को मैं सरफेस पे ले आया हूं, और सरफेस के बाद भी फिर मैं क्या आ रहा हूं, अंदर आ रहा हूं। तो सिग्निफिकेंस ये है कि इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अंदर कोई भी वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अंदर कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है। तो 1/4πε0 Q0, मैं यहां पर एक कैपिटल Q लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव टेकन द चार्ज ऑन स्फीयर एज कैपिटल Q। तो मैंने कैपिटल Q चार्ज ले लिया है स्फीयर पे। सो यहां पर मैं यूज करूंगा कैपिटल Q, Q0 ओवर व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल रन फ्रॉम, अभी अगर हम x डिस्टेंस ले रहे हैं तो x² dx, ओके, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। सो द वर्क डन विल बी 1/4πε0 Q0। और सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पर इस 1/x² dx के इंटीग्रेशन को सॉल्व करके यू आर गेटिंग 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू कैपिटल R बेसिकली, जो इन्फिनिटी से आप सरफेस तक लाने में वर्क कर रहे हैं, वही वर्क इस सिस्टम के पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। अंदर कोई भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल आपने जनरेट कर लिया है सरफेस पे, केवल वही पोटेंशियल जो है वो अंदर के सारे पॉइंट्स के लिए भी ट्रू होगा, एज देयर इज नो फील्ड। सो आई विल मूव फर्दर। तो अब हमें मिलता है 1/4πε0 Q0 इंटू 1/r। तो ये है स्टूडेंट्स वो वर्क जो कि आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को सरफेस तक लाने में करते हो। किसी टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं वो इस फॉर्म में दिया जाएगा, एंड द पोटेंशियल एट द सरफेस वी कैन बी रिटन एज, से आई एम रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल बाय Vs, मैं इसको सरफेस पोटेंशियल या Vs की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये लिखा जाएगा W/Q0। तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट 1/4πε0 Q/r। तो स्टूडेंट्स ये वही पोटेंशियल है जो इनसाइड भी होगा, जो स्फीयर है उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल बना हुआ रहता है। सो दैट इज समथिंग विच इज एन इजी मैथमेटिक्स। हम उसी इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी होलो स्फीयर के अंदर लाना चाहते हैं, तो जो भी हमें वर्क करना पड़ता है वो केवल इन्फिनिटी से उसकी सरफेस तक ही लाने में करना पड़ता है, क्योंकि सरफेस के अंदर जाके फील्ड जीरो है, दैट इज गारंटीड बाय द गॉस थ्योरम। और एक फील्ड का जीरो होना ये गारंटी देता है कि अंदर के सारे पॉइंट्स पे एनर्जी सेम है, यानी कि पोटेंशियल सेम है। वो सेम पोटेंशियल कितना है, वो उतना ही है जितना कि सरफेस पे पोटेंशियल है। सो आई हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस एंड दैट विल बी द सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। सो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि दो चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को देख पाते हैं, एंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इनसाइड अ होलो स्फीयर। कितना पोटेंशियल हमारे स्फीयर के अंदर होता है, कितना उसकी सरफेस पे, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली सिंपल। और इस तरीके से हमारा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये आज एंड होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट something extremely interesting and extremely useful in our daily lives also, that is capacitance. So if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends, and press the bell icon for latest updates. Thank you.